हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम लोग मैट्रिक परीक्षा के लिए सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और सिलेबस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी का विषय। चूँकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही आसान विषय है। इसमें थोड़ा सा अगर मेहनत अच्छा से कर दिया जाए तो हमारा जो रैंक है, हमारा जो नंबर है, काफ़ी ऊंचा हो सकता है या काफ़ी नीचा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में गोधूली भागवन, जो कि बुक का नाम है हिंदी गोधूली भागवन, और उसका सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक नोट्स और पेन लेकर नहीं बैठे हैं वो जल्दी से एक नोट्स, हिंदी का एक नोट्स बना लीजिए। और साथ ही साथ हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग हिंदी को शुरुआत कर रहे हैं। तो हिंदी का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है क्या है, कहानी है, कविता है या निबंध है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कुछ लेखक का परिचय जानेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा की। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार का निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार का निबंध है और जिसके निबंधकार जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा की रचना किए हैं। तो सबसे पहले परीक्षा में पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है क्या है। तो लिखना है एक प्रकार का निबंध है जिनके रचनाकार, निबंधकार, जो निबंध लिखते हैं उन्हें निबंधकार कहा जाता है, जो कहानी लिखते हैं उन्हें कहानीकार कहा जाता है, जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहा जाता है, और जो स्त्री अगर कविता लिखती हैं तो उनको कवयित्री कहा जाता है। तो ये निबंध है तो इसलिए हम इनको निबंधकार कह सकते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि हमारे पढ़ाई में कुछ देर होगी, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते कि आपको कंसंट्रेशन के साथ मेरे सब्जेक्ट को, मेरे पढ़ाई को क्लियर करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम एक नोट्स के द्वारा आप सभी को पढ़ाते हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ लेखक का परिचय जान लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके निबंधकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है। तो संविधान का जो जनक है डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ था। हिंदी को अगर कहानी के दृष्टिकोण से समझिएगा, सुनिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ था। इस जाति से महार जाति के थे, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में डोम जाति भी कहते हैं। तो ये इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है महू में इनका जन्म हुआ था। यह एक महार जाति में जन्म लिए जिनकी माता का नाम भीमाबाई था। इनकी माता का नाम जो था भीमाबाई था और इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। इनके माता का नाम भीमाबाई था, इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। और यह सब जो हम आपको बात बता रहे हैं ये हम कोई ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इन सभी जितने भी हम प्रश्न आंसर समझिए कि यह एक प्रकार जो है ऑब्जेक्टिव है और ये इन्हीं सभी प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में उठा करके दे दिया जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा और कॉपी पर नोट करते चलिएगा। तो अब हम आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक की परीक्षा 1907 में दिए थे, जबकि इनका विवाह जो है रमाबाई के साथ 1906 ईस्वी में ही हो गया था। तो इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इनका विवाह मैट्रिक परीक्षा से 1 साल यानी 1 वर्ष पहले हो गया था। तो इनका मैट्रिक का परीक्षा इन्होंने 1907 ईस्वी में पास किया और इनका विवाह रमाबाई के साथ 1906 ईस्वी में हो गया था। इन्होंने पूना पैक्ट 1932 में हुआ, पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में, और इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे।
बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। और इनका जो प्रथम भाषण का सम्मेलन हुआ, इन्होंने जो पहला भाषण दिया वो 1936 ईस्वी में लाहौर में दिया था। 1936 ईस्वी में लाहौर में इन्होंने अपना जीवन का पहला भाषण दिया था। और इनका जो सबसे विख्यात भाषण, इन्होंने बहुत सारे भाषण दिए इन्होंने, जिसमें इनका जो सबसे विख्यात भाषण था वह था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिनका हिंदी अनुवाद जो है ललाई सिंह यादव के द्वारा इनका हिंदी में अनुवाद किया गया था। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है ये इंग्लिश भाषण है, ठीक है, अंग्रेजी भाषण है। और इस भाषण का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में रूपांतरित ललाई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। और इनका संपूर्ण वाङ्मय जो है 21 खंडों में बटा है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में बटा है, तो आंसर हो जाएगा 21 खंडों में बटा है। इनका प्रसिद्ध रचना कुछ है, देख लीजिए, इन्होंने बहुत सारे रचने लिखे हैं, लेकिन सभी रचना को नहीं पूछता है। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध रचना के बारे में पूछता है। तो इनका जो प्रसिद्ध रचना सबसे पहले है हु आर दे। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर जो प्रसिद्ध रचना है हु आर दे। दूसरा है हु आर शूद्रास, सभी इंग्लिश वर्ड हैं। और ऐसे द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट भी इंग्लिश वर्ड हैं, लेकिन इनका अनुवाद ललाई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में किया गया था। तो सबसे पहला इनका जो प्रसिद्ध रचना है वह है हु आर दे, हु आर शूद्राज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। 4 हो गए और एक ऊपर है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। तो इनके प्रसिद्ध रचना हो गया हु आर दे, हु आर शूद्राज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का जो मौत है 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। इनका निधन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। तो ये तो थे लेखक के कुछ परिचय, जिनसे ऑब्जेक्टिव निकल सकते थे। 2-4 ऑब्जेक्टिव इनमें से पूछता है। अब चलते हैं हम लोग किताब पर क्या पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अंतर्गत। तो सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा में सबसे पहले हम लोग सारांश को देख लेंगे। चूंकि यहाँ पे तो हम किताब है नहीं, इसलिए हम एक सारांश इसका तैयार कर लाए हैं। और सारांश का अर्थ होता है कहानी का, निबंध का, कविता का छोटे छोटे भाग्यों में रूपांतरण। छोटे छोटे मतलब कि सेम टू सेम टॉपिक वही है, सिर्फ उसका शॉर्ट रूप, शॉर्ट तरीका, शॉर्ट कहानी बनाया जाता है, उसी को हम लोग सारांश कहते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश लिखे, जो कि आपको बुक में नहीं मिलेंगे, किसी किसी अध्याय में दिया होता है। और मैंने आपको समझाया कि सारांश का मतलब होता है कि वह जो कहानी है उसका एक छोटा भाग यहाँ पे तैयार करना। तो सबसे पहले देख लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के रचनाकार, या हम कह सकते हैं निबंधकार, संविधान के निर्माता एवं गरीबों का मसीहा। अगर इस तरह से अगर आप परीक्षा में लिखते हैं तो जो कॉपी जांचने वाले होते हैं वो 2 से 3 नंबर आपको अत्यधिक दे देंगे। यानी कि जो प्रश्न आपको 5 नंबर का है, अगर उसमें अगर आपको 2 नंबर मिल रहा है और अगर ये शब्द अगर उसमें यूज कर देते हैं तो आपको हो सकता है संभवतः 4 नंबर मिल जाए, 5 नंबर मिल जाए। तो लिखना है, देख लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के रचनाकार और संविधान के निर्माता एवं गरीबों का मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से, देखिए, इन्होंने इस निबंध के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराई को मिटाने का कार्य किया है। अब इसका मतलब क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनका श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखने का क्या मकसद है? तो उनका लिखने का एक ही मकसद है कि समाज में जो भी बुराई फैली हुई है उसको मिटाना है, उसको खत्म करना है। तो यहाँ पे इसमें लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। आपके पाठ में एक विडंबना शब्द का उपयोग किया गया है, जिनके पास किताब है देख लीजिएगा, इसमें एक विडंबना शब्द का प्रयोग किया गया है, और वह जो विडंबना शब्द है वो है जातिवाद का पोषक। आज के वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी जात पात, छुआछूत की भेदभावना करते हैं। आज के वर्तमान समय में आप लोग अपने समाज में, गांव में देखे होंगे कि जितने भी शिक्षित भी लोग अगर हैं तो वो जात पात की भेदभावना करते हैं, छुआछूत की भेदभावना करते हैं। तो इसी सब बात को मिटाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा अध्याय है इसको लिखा गया है, इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो
इस पे देख लीजिए। और यहाँ पे आपके पाठ में दिया हुआ है कि कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं। आपके समाज में, आपके गांव में कुछ लोग जो होते हैं श्रम विभाजन, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन है तो लोग ऊंच नीच, अमीर गरीब की बात क्यों करते हैं? सही बात है। अगर उन्हीं के दृष्टिकोण से देखा जाए कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, तो आखिर लोग जो है ऊंच नीच की भेदभावना क्यों करते हैं, अमीर गरीब की भेदभावना क्यों करते हैं? तो मानव का जिस जाति में जन्म होता है, आप लोग अपने गांव में देखे होंगे कि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है, चाहे उसमें उसकी रुचि हो या न हो, वो हमेशा उसी काम में, उसी पेशे में बंध जाता है। यानी कि आप देखे होंगे कि जिस बच्चा का जिस परिवार में जन्म होता है और वह परिवार जिस काम में लगे होते हैं, उन्हीं काम में उनके बच्चों को भी लगा दिया जाता है। या तो उस बच्चे को उस काम करने में रुचि हो या न हो, उन्हें उस बच्चे को वह काम करना पड़ता है। तो जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। यह क्या है जी? यह एक प्रकार का सामाजिक बुराई ही है। यह जो है एक प्रकार का सामाजिक बुराई है। इसमें व्यक्ति मनपसंद कार्य करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। इसमें देखिए, इसमें काम में रुचि नहीं होता है, वह जो है बच्चा अपना मनपसंद कार्य करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका उसी जाति में जन्म हुआ है। और यह जो है एक सामाजिक बुराई है, इसको मिटाना चाहिए। और इसी सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध की रचना किया गया। तो अब यहाँ पे है, वस्तुतः साबित होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप है, तो उनको सोचना चाहिए कि इस बात से तो साबित हो जाता है ना कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप नहीं है। जाति प्रथा जन्म पर आधारित है, जबकि श्रम विभाजन जो है रुचि पर आधारित है। अब जाति प्रथा जन्म पर आधारित है, वो कैसे? तो जाति प्रथा यानी कि जो बच्चा जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का कहा जाता है। ये आप अक्सर देखते होंगे कि जो बच्चा जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का हो जाता है, उसी जाति का उसको नाम दे दिया जाता है। जबकि श्रम विभाजन रुचि पर है। श्रम विभाजन यानी काम का विभाजन, यानी काम का विभाजन कैसे होता है? उस काम में उस लोग का उस काम में रुचि है तो उस काम को दे दिया गया, तो यह हो गया श्रम विभाजन। ठीक है, तो देखिए, अतः श्रम विभाजन जो है योग्यता एवं कार्य कुशलता के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं कि जाति के आधार पर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि श्रम विभाजन, मुझे यह मशीन चलाना नहीं आता है और अगर बाय द वे कोई कह दे कि तुम यह मशीन ही चलाओ, तो हम उसमें अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे? कभी नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्रम विभाजन जो है योग्यता और कार्य कुशलता के अनुसार होनी चाहिए, न कि जाति के आधार पर। ठीक है, और अब चलिए आपकी किताब का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेंगे। और अगर इस वीडियो PDF का अगर डाउनलोड करना चाहते हैं लिखने के लिए, तो हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसमें मेरी तरफ से क्या गलती हुई है, क्या आपको परेशानी है, इन सभी बातों को अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका बारे में कमेंट करिएगा। तो अब चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप कैसा है? आपको हम बताए, इस सारांश में ही बता दिए कि इस पाठ में एक विडंबना का शब्द, विडंबना नामक शब्द आ रहा है। तो लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भेदभावना कर रहे हैं। तो यही तो आपके पाठ में जो थी विडंबना थी, यही इसी शब्द को तो विडंबना बोला गया। तो लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भेदभावना कर रहे हैं। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। और विडंबना का जो स्वरूप है कैसा होना चाहिए? कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। तो विडंबना का स्वरूप जो है वह है कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। कार्य किसके आधार पर? कुशलता के आधार पर, योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि जाति के आधार पर, चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। अब दूसरा नंबर प्रश्न है आपके बुक से है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं?
दूसरा नंबर क्वेश्चन है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं जातिवाद के पक्ष में संविधान के निर्माता गरीबों का मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, जो आप सारांश में पढ़े हैं वही सब शब्द जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो अगर कहें कि अगर सारांश को अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अतः सारांश को अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए और सारांश को लिख लेने का प्रयास करिए। अगर सारांश आपको अगर समझ में आ जाता है तो आपको एक भी प्रश्न न तो सब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो ये भी जो इसका भी जो उत्तर है उसी सारांश से ही लिया गया है, जातिवाद के पक्ष में। और यहाँ पे जो लिखना है लेखक का नाम और उनके आगे कुछ लगा देना है, संविधान के ज्ञाता, संविधान के निर्माता, गरीबों का मसीहा, संविधान के विद। तो इस प्रकार से कुछ शब्द लगा देने हैं। इससे होता क्या है कि अगर जो आपके कॉपी की जांच करते हैं वो 1 नंबर 2 नंबर आपको बढ़ा करके दे देंगे। तो जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातिवाद के पक्ष में यानी कि जाति के पक्ष में भीमराव अंबेडकर जो हैं क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं जातिवाद, जो भी व्यक्ति जातिवाद कर रहा है उसके पक्ष में क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि उनके आपत्ति जताते हुए कहते हैं, उनकी कटु आलोचना करते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म लेता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार उसी काम में बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो। और यह जो सेंटेंस है आपको सभी प्रश्न में लगभग लिखने पड़ेंगे। तो कड़ी यहाँ पे देखिए लिखना है कि जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है, देख लीजिए यहाँ पे, मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। आप ही बताइए, जिस काम में हमें रुचि न होती हो, जिस काम को करने में हमें मन नहीं लगता हो, तो उस काम को हम कितना कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उस क्षेत्र में हम विकास नहीं कर पाएंगे, और अगर उस क्षेत्र में हम विकास नहीं कर पाएंगे तो हम अपने गांव का, हम अपने समाज का, हम अपने राज्य का, देश का विकास कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा जाता है कि श्रम विभाजन जो है ना कार्य कुशलता के आधार पर होनी चाहिए पर, ठीक है। तो होना भी चाहिए, कार्य जो है कुशलता के आधार पर होना चाहिए। किस काम में आप निपुण हैं, किस काम में आपको करने की तजुर्बा है, किस काम को आपको करने की ताकत है, इस बात को देखते हुए काम को विभाजन, श्रम का विभाजन करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप इस जाति से हैं तो आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर जिस देश में, जिस समाज में, जिस गांव में ऐसा होता है तो समझ लीजिए वह गांव, वह देश कभी विकास नहीं करेगा। तो चलिए हम चलते हैं अगला नंबर 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है कैसे। अब आप बात को समझिए, सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनिए, सिर्फ किताब वाला बात को मत लिखिए, अपने मन से भी कुछ लिखिए। और यह जो है अपने मन से लिखने वाला क्वेश्चन है कि जातिवाद, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है कैसे। और दोस्तों अगर आपको लिखने में तकलीफ होती है तो वीडियो को पॉज करके, यानी वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िएगा।
तो यहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बना आता है, कैसे का अगर क्वेश्चन आता है, कैसे वाला अगर क्वेश्चन आता है, तो इसमें लिखिएगा हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, या तो वो साइंस का हो या एसएसटी का हो या हिंदी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, अगर जिस शब्द में कैसे का वाला जो अगर क्वेश्चन हो तो उसमें लिखिएगा कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि, जैसे मैथ में आप देखते होंगे, गणित में, ठीक है, सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए, तो उसमें लिखा जाता है कि माना कि। उसी प्रकार से इसमें अगर कैसे वाला क्वेश्चन हो तो इसमें हम लिखेंगे हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। सही बात है, जाति प्रथा जो है भारत में एक बहुत ही बड़ा बेरोजगारी का कारण माना जाता है। चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार उसी काम में, उसी पेशे में जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उस काम में उसे रुचि हो या न हो। वह अपना मनपसंद कार्य करना चाहता है, लेकिन वह जाति को देखते हुए वह मनपसंद कार्य करना, उसे मनपसंद कार्य नहीं करने दिया जाता है। तो यह जो है वह काम करना चाहता है लेकिन वह कर नहीं पाता है। तो यह जो है एक जातिवाद का, जाति प्रथा का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर वह अपना मनपसंद कार्य करता तो उसके देश का, उसके परिवार का विकास होता, उसका भविष्य उज्जवल होता, लेकिन वह अपना मनपसंद कार्य नहीं कर पाता है, जिससे हमारे भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। और यही जो जाति प्रथा, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या हुआ? जाति प्रथा हुआ। तो इसी प्रकार से, इसी तरह से साबित होता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसमें हम लिखेंगे कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु कर नहीं पाता है, जिससे वह अपने समाज और वह अपने देश का विकास नहीं कर पाता है। अब देखिए, यहाँ तक तो आप सारांश में भी पढ़ें। अब वर्तमान समय में कल कारखाना का विस्तार हो रहा है। सही बात है, जितने सारे आज कल कारखाना हो रहे हैं, अब देख रहे हैं कि कोई भी काम हो तो वो मशीन के द्वारा किया जाता है। बहुत ही कम समय में और बहुत अधिक काम करने की कैपेसिटी होती है मशीन में। आप किसी भी मशीन को देख लीजिए, आदमी से कहीं ज़्यादा काम वो करता है। तो वर्तमान समय में कल कारखाना का विस्तार हो रहा है, अर्थात समय परिवर्तन के साथ साथ अगर अपने पेशे को नहीं बदला गया तो भूखा मरना पड़ सकता है। यानी कि आजकल के वर्तमान समय में मशीन का निर्माण हो रहा है, कल कारखाना का निर्माण हो रहा है, और अगर आदमी ही सब काम करे पहले के अनुसार, यानी जो पहले जो थे सभी लोग अपने खुद अपने हाथों से काम करते थे, खेत की जुताई करते थे तो खुद करते थे। पहले के ज़माने में ना कोई ट्रैक्टर था और न ही कोई दूसरा यंत्र था। तो अगर कहा जाए कि अगर आज के वर्तमान समय में अगर ट्रैक्टर से जुताई ना हो, लोग अपने हाथों से जुताई करें, फावड़े से जुताई करें, तो क्या संभव है? क्या आज के वर्तमान समय में मशीन इतना जल्दी आदमी काम कर देगा? नहीं। तो वही कह रहे हैं, वहीं कवि के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा जा रहा है कि समय परिवर्तन के साथ साथ अगर अपने पेशे को नहीं बदला गया तो भूखे मरने की नौबत आ सकती है। तो हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। सही बात है, हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब किसी एक जाति का उदाहरण, ब्राह्मण जाति का उदाहरण अगर ले लीजिए, तो ब्राह्मण जाति का है कि पूजा करवा सकते हैं, ठीक है। अगर ब्राह्मण जाति को कोई देख ले कि जूता सिल रहा है तो उनकी कितनी तौहीनी होती है, आपको पता होगा। तो हिंदू जाति में जो है जाति के अनुसार पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो यह क्वेश्चन बहुत भली भांति आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि मेरा समझाया बात को आप भली भांति समझ गए होंगे और अपने से दूसरे लोगों को भी शिक्षित करिए। और चलिए 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देख लीजिए। लास्ट प्रश्न है VVI प्रश्न। चूंकि हम सब प्रश्न को तो हल नहीं करवा सकते हैं, लेकिन
इस परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं सोल्व करा दे रहा हूं। तो अब 5 नंबर प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। देख लीजिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसका उत्तर देखिए, तो किस विशेषताओं को, वही बात आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा कि अगर लेखक के नाम से पहले कुछ इस प्रकार का शब्द लगाते हैं तो आपको चेकिंग करने वाले जो कॉपी चेक करते हैं उनके द्वारा आपको विशेष नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिख देंगे महान साहित्यकार, ये नहीं कि टू ए ही शब्द लिखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने मन से भी कुछ लगा सकते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। जब तक कि पूरे देश में भाईचारे का संबंध नहीं होगा, अपनापन नहीं बढ़ा सकते हैं, तो तब तक जो है एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कभी नहीं हो सकती है। और किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभावना मन में नहीं होनी चाहिए। तभी हम एक अच्छे समाज की निर्माण कर सकते हैं, और जब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा तो एक अच्छे देश का निर्माण होगा, और हमारे देश की एकता है, अखंडता है, जो बहुत ही मजबूत होगी। तो चलिए मिलेंगे अगले दिन दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।